Good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class 8th, we are studying history, and in history, we are studying lesson number 2. And in lesson number 2, that is from trade to territory, we have already covered 5 parts. Okay, so now this is the last part of your chapter, and in this part, we will complete this chapter. So to study further, everyone should open the book and come to page number 30. ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे देश में एज ट्रेड्समैन आते हैं, एज बिजनेस पर्सनस, और धीरे धीरे वो व्यापार बढ़ाते बढ़ाते उनका धीरे धीरे हमारे देश के जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी वो करने लगते हैं, सोशल कंट्रोल करने लगते हैं, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाने लगते हैं। तो इसलिए तो इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि बिजनेस से धीरे धीरे वो हमारे देश पर, देश की हर टेरिटरी पे लगभग चारों तरफ से वो कैसे कब्ज़ा जमा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, कितने उनको युद्ध लड़ने पड़ते हैं ना। जैसे कार्नाटिक वॉर्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने मराठास के साथ में उनका किस तरीके से युद्ध होता है ये पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। चलो अब आज पढ़ेंगे एनेक्सेशंस अंडर डलहौजीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो लॉर्ड डलहौजी बच्चों आपको पता है कि ये थे गवर्नर जनरल, और इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ कौन कौन सी अपनाई टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, अपनी हमारे देश में और ज़्यादा अपने पाँव को मजबूत करने के लिए। इनको इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। चलो, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक हमारे देश पे वो थे गवर्नर जनरल? फ्रॉम 1848 टू 56। ठीक है, ही वॉज एन इम्पेरियलिस्ट हु ट्राइड टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन एवरी पॉसिबल वे। बहुत ही चालाक व्यक्ति थे लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने हमारे देश में बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहा। उन्होंने नंबर ऑफ मेथड्स को अडॉप्ट किया, जिसके वजह से वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पूरी ब्रिटिश के एम्पायर को खड़ा करने में वो सक्षम रहे। चलो, पहला क्या है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा। देखो, ब्रिटिश हैड ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट ऑफ बर्मा एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बर्मीज वॉर। तो फर्स्ट बर्मीज वॉर में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और उन्होंने बर्मा के बहुत बड़े इलाके पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। डलहौजी ने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया? इल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रिटिश मर्चेंट्स एट रंगून। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ में रंगून में इल ट्रीटमेंट होता था, कुछ भेदभाव होता था। इस चीज़ का डलहौजी ने फ़ायदा उठाया, और उन्होंने फिर वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम लोग फिर बर्मा में युद्ध लड़ेंगे, बर्मा के अगेंस्ट, 1852 में। इसको हम लोग सेकेंड बर्मीज़ वॉर के नाम से जानते हैं। कुछ महीनों के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ने इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो थे लोअर बर्मा के, वहाँ पे भी अपना राज स्थापित कर लिया। लोअर बर्मा वॉज दस एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर एज ए न्यू प्रोविंस, और लोअर बर्मा पे भी ब्रिटिश एम्पायर का क्या हो गया? झंडा खड़ा हो गया। रंगून को वहाँ का कैपिटल बना दिया गया। कहाँ का? बर्मा का। चलो, सेकेंड बर्मीज़ वॉर की पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये लॉर्ड डलहौजी की फ़ोटो भी। अब देखो बच्चों, लॉर्ड डलहौजी जिस पॉलिसी की वजह से सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रख्यात है, पॉपुलर है, दिस इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भी एक्सटेंड किया ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को, लेकिन किस सिस्टम को अडॉप्ट करके? सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को। अब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में हमने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया है, इस चैप्टर में ही। आप अगर नहीं जानते हो तो आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को देखो। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कंसेप्ट था ब्रिटिश टेरिटरी को बढ़ाना थ्रू सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। लॉर्ड डलहौजी ने ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर की बाउंड्रीज़ को कैसे अनेक्ट किया? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की फिलॉसफी क्या है? देखिए, all subordinate states, subsidiary states, and also those created by the British, where the rulers died without a natural male heir, would automatically pass into the hands of the British. Rulers without heirs could not adopt sons without the permission of the British. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से ब्रिटिश की बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये था कि वो राजा रजवाड़े जहाँ पे अगर
किसी राजा का उत्तराधिकारी अगर जन्म नहीं लेता था, बच्चा पैदा नहीं हो पाता था अगर किसी कारणवश, तो वो कोई दूसरा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। और उनके मरने के बाद जो भी राजा की संपत्ति थी, जो भी उनका किंगडम था, वो किसके हाथ में चला जाता? ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए, इट वाज अ कोइंसिडेंस दैट अ नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स डाइड ड्यूरिंग डलहौजीज टेन्योर विदाउट लिविंग एनी नेचुरल हेयर। और ये देखिए, कोइंसिडेंस भी यही बात का देखिए क्या है कि अब लॉर्ड डलहौजी ये ले आया सिस्टम, और उसी के जब ये गवर्नर जनरल था तब उसी के दौरान बहुत सारे राजा रजवाड़े ऐसे मरने लगे विदाउट लिविंग एनी नेचुरल हेयर, बिना कोई उत्तराधिकारी दिए हुए। स्टेट्स जो एनेक्स हो गए, जिस पे कब्जा जमाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत, कौन कौन से थे? सतारा में जमाया 1848 में, जैतपुर 1850, संबलपुर 1850, भगत 1850, उदयपुर 1853 और नागपुर 1854। चलो, तो यहाँ से देख रहे हो बच्चों कि 18 की बात हो रही ना, 1800 सन की बात हो रही है। देखो 48 इधर आ गया, जैतपुर में 1850 यहाँ पे है, संबलपुर भगत में भी 1850 में। तो देख रहे हो ना, 1857 की क्रांति जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो देख रहे हो, अब ये जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से जब इतने ज़्यादा राजाओं के किंगडम को हथिया लेंगे ब्रिटिशर्स, तो अब क्या होगा? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, वो इसी दौरान होगा। तो लॉर्ड डलहौजी का कंसेप्ट समझ में आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। अच्छा, एक यहाँ पे और आपकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन झांसी की रानी के साथ भी यही हुआ था, ठीक है। जो झांसी की रानी के जो पति थे गंगाधर राव, वो भी बिना उनका पुत्र तो हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो झांसी की रानी ने क्या किया? अडॉप्ट किया अपने एक सन को, और उसको ही वो बनाना चाहती थी उत्तराधिकारी। लेकिन फिर तो झांसी की रानी के झांसी की जो किला थी उनकी, उस पर तो इन लोगों ने आक्रमण कर दिया और उसको अपने हैंड्स में ले लिया ब्रिटिशर्स ने। तो उनके जो पुत्र थे उनका अंत में बहुत दर्दनाक अंत होता है झांसी की रानी के मरने के बाद। तो थोड़ा सा आप लोग आज इस चीज़ को सर्च करिएगा कि जो झांसी की रानी थी उनके पुत्र के साथ में उनका जो दत्तक पुत्र था, जो बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उसके साथ बाद में क्या होता है। चलो, तो इसी एनेक्सेशन की वजह से यहाँ पे चारों तरफ जब ब्रिटिश टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए सब जगह ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने अब कब्जा जमा लिया, तो फिर क्या हुआ? अब वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, रिवोल्ट होता है, ठीक है। और ये भी एक मेन फैक्टर था रिवोल्ट ऑफ 1857 को होने का। चलो, दिस पॉलिसी वाज आल्सो अप्लाई टू टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ सबऑर्डिनेट रूलर्स विदाउट हेयर्स। तो ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के तहत क्या था? जो टाइटल दिया जाता था, ठीक है, रूलर्स को जो पेंशन्स दिए जाते थे, उन सब को भी देना बंद कर दिया गया, ठीक है। दिस वॉज अ ग्रेट ब्लो टू देयर प्राइड एंड डिग्निटी। और फिर जो राजा रजवाड़े थे भाई, वो तो शान बान से रहना जानते थे, तो उनकी इज्जत पे उन लोगों को ये लगता था कि ये हमारी बहुत भारी बेइज्जती है, ठीक है। नाना साहेब देखिए, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। नाना साहब कौन थे? अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। Inherited his father's personal property but was not given the pension that had been paid to his father। तो इनके पापा के पास जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो तो इन्होंने ले लिया, लेकिन इनके पिताजी को जो पेंशन दी जाती थी वो इनको नहीं दिया जाता था, क्योंकि अडॉप्टेड सन थे। नाना साहब बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे बच्चों। तो नाना साहेब जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में इनकी इतनी बड़ी भागीदारी थी। अब एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध पे कैसे करते हैं ये लोग कब्जा? देखो, अवध वाज द ओनली स्टेट दैट वाज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। तो 1856 में अवध पर क्यों कब्जा जमाए? कौन से ग्राउंड पे? ऑन मिस गवर्नेंस, की भाई यहाँ के जो रूलर्स है वो गवर्नेंस सही से नहीं कर पा रहे। नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन दिया जाता था 12 लाख रुपीज़ अ ईयर, और उनको कलकत्ता भेज दिया गया। द आर्मी ऑफ अवध, उसको भी क्या कर दिया गया? ख़राब कर दिया गया। आर्मी ऑफ अवध को भी उसको भी डिसबैंड कर दिया गया, उसको भी मिला दिया गया, मतलब उसका कोई वर्चस्व नहीं बचा रह गया।
But the annexation caused a good deal of discontent among the people, especially among the disbanded soldiers of Awadh who later took part in Great Rising of 1857. तो यहाँ पे वो सोल्जर्स जिनकी आर्मी को ख़त्म कर दिया गया और उनको सैलरी वगैरह नहीं देने लगा गया, उनको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही थी, क्या हुआ, वो लोग बेरोजगार हो गए, तो वो लोग भी, उनका भी गुस्सा फूट पड़ा और वो लोग भी एक फैक्टर बने 1857 के रिवोल्ट का। चलो अदर एनेक्सेशंस में आ जाओ। 1850 में देखो सिक्किम, जो कि कहाँ पे है, हिमालयाज के फुट पे है, was annexed after a brief fight with the Raja who was alleged to have treacherously captured 2 Englishmen। तो सिक्किम पर भी एनेक्सेशन हो गया। चलो तो सिक्किम को कैसे, उस पर कब क्या बहाना बना के कब्जा जमाया इन लोगों ने देखो ऐसा बताया जाता है कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने 2 इंग्लिशमैन को कैप्चर कर लिया था और उसको ज़बरदस्ती मार दिया था। इस वजह से सिक्किम पे इन लोगों ने भी कब्जा जमाया। बेरार वॉज द ओनली प्लेस विच वॉज एनेक्स्ड बाय असाइनमेंट। बेरार पे केवल एक ऐसा मात्र प्लेस था जो कि एनेक्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब समझौता। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने क्या किया, हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने खुद ही दे दिया ब्रिटिश टेरिटरी को, अपने टेरिटरी को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया इन रिटर्न फॉर ए सब्सिडी, कि इसके बदले में तो हमें कुछ पैसे दोगे, एंड द फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश कंटिजेंट। चलो आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर्स ऑफ तंजौर और कर्नाटक, न्यू रूलर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर टाइटल्स। जो नए रूलर्स आए उनको टाइटल्स नहीं मिले, पेंशन्स भी नहीं मिले, और इस वजह से बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पे भी अपना एनेक्सेशन कर लिया। इन सब अबव जो दिए गए मेजर्स हैं, लॉर्ड डलहौजी ग्रेटली एक्सटेंडेड द ब्रिटिश एम्पायर। लॉर्ड डलहौजी जो था ये व्यक्ति, इसने ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बाय रैश एनेक्सेशंस ही सोड द सीड्स ऑफ द ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857। लेकिन अब भाई इतना अत्याचार करोगे, सब राजा लोगों के किंगडम्स पे अपना सब जगह अपना कब्जा जमाए जा रहे हैं, ये लोग आर्मी को डिसबैंड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग कितना सहेंगे, है ना। सबके मन में एक प्रतिशोध की भावना अंत में जगेगी ही, और वो हमें देखने को कब मिलेगी, जब होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लॉर्ड डलहौजी सबसे बड़े बीज बोने वाले, रिवोल्ट ऑफ 1857 के सबसे बड़े बीज बोने वाले व्यक्ति जो हैं वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी। He of all the governor generals was largely responsible for the so-called mutiny। तो जो भी प्रतिशोध करते हैं, जो भी प्रतिशोध की भावना जो जागृत होती है उस टाइम पे हमारे देशवासियों के मन में जो भी आता है कि इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए, इसका बीज बोने वाले लॉर्ड डलहौजी ही थे, उन्हीं को ऐसा माना जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए हम लोगों ने देख लिया बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में। पहले बैटल ऑफ प्लासी होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस में ले आती है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहते हैं 73 to 1785 तक और वो उनके अंडर में सिर्फ बंगाल ही नहीं आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में, बल्कि मद्रास और बॉम्बे तक उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी को फैला दिया। ये 3 टेरिटरीज को अब क्या कहने जाने लगा गया, प्रेसिडेंसीज, ईच रूल्ड बाय अ गवर्नर। और यहाँ पे हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर रूल करेगा। हिस्ट्री रिवील्स में क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड थ्रू एन एक्ट कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बच्चों अभी इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ोगे, डिटेल स्टडी करोगे। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा ना, तो उसके बाद इतनी दंगा भड़क जाएगा कि ब्रिटिशर्स को समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी थोप करके इंडियंस पे राज नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग हम लोगों को जैसे नहीं चॉकलेट बच्चों को दे करके और उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, बच्चों को फुसला दिया जाता है, उसी तरीके से ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को ले आकर के हमको फुसलाने की कोशिश करेंगे। और जिस चीज़ में ये लोग बहुत कामयाब भी होंगे, और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे 1857 के रिवोल्ट वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या किया गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब ख़त्म हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था, ठीक है। वहाँ से इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनने लगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और इस वजह से इसको डिसॉल्व कर दिया गया जब रिवोल्ट ऑफ 1857 का कॉन्सिक्वेंसेस आता है उसके बाद।
चलो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, बट अब क्या हुआ, अभी तक तो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी जब ये प्रेसिडेंसीज नहीं बना रखा था, जब सिर्फ बंगाल में था। अभी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे सब अपने अंडर में ले आए, तो अभी क्या हो गया, पॉलिटिकल पावर ये बन के उभरती है हमारे देश में। ठीक है, इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब इंग्लैंड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अब उसको यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। कह रहे भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो वहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने के लिए गई थी और ये तो पॉलिटिकली कंट्रोल कर रही है पूरे इंडिया को, तो हम लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर करना पड़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट पास अ सीरीज ऑफ एक्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर द कंपनी। गवर्नमेंट ने अब ढेर सारे एक्ट्स पास करने लगेगा ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पे उनका कंट्रोल हो पाए। इसके ही तहत देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो सबसे पहला एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 subjected the actions of the directors of the company to the supervision of the British Parliament। ठीक है, जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सुपरवाइज करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या पास किया, कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन से सन में, 1773 में। इसके बाद क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और कब आता है, 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होगा बच्चों, जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब जो कुछ खराबी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसको सुधारा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। वॉज पास टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अर्लियर एक्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, दिस एक्ट कंटिन्यूड टू सर्व एज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल 1857। अब ये आया कब था, 1784 में, और ये 1857 तक यही एक्ट चलता रहेगा। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। इसीलिए ये जो एक्ट है ये सबसे लंबा चलने वाला था। चलो, इट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो अभी कंपनी जो भी पॉलिसी लेती थी, जो भी डिसीजन लेती थी, उस पर कंप्लीट कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश सरकार का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। चलो, मैनी अदर एक्ट्स वर पास टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1786। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1786, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, और चार्टर एक्ट आ रहा है 1786 में। इसमें क्या हुआ, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट टू overrule his council, and through the Charter Act of 1813 the company's monopoly over Indian trade was ended and trading in India became possible for all British subjects। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1786 में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया, राइट दिया गया टू ओवर रूल हिज काउंसिल, अपने काउंसिल की बातों को नहीं मान सकता है, और थ्रू द चलो, क्या क्या गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के मुताबिक कंपनी की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश पर ट्रेडिंग एज अ ट्रेडिंग काम कर सकती है, एज अ ट्रेडर, इसको भी हटा दिया गया। Hence, through various such acts, the English East India Company was subordinated to the British government। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा डायरेक्शन आ जाता है। 1858 में क्या होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड, उसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में सत्ता चली जाती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। इस पीरियड में जब कंपनी का रूल था, एंड इवन लेटर वेरियस रिफॉर्म्स एंड चेंजेस वर ब्रॉट। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस लाए गए डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ब्रिटिश ने कुछ नए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आर्मी, पुलिस, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सब चीज़ों को बहुत ही महत्व दिया गया। ये सिस्टम आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं विद देयर एज ओल्ड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, आज भी आप देख लो हमारे देश में आर्मी है, पुलिस है, जुडिशरी है। ठीक है, दो देयर हैव बीन मैनी रिफॉर्म्स, अ लॉट मोर स्टिल नीड्स टू बी डन। अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके हैं हमारे देश में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बचा है। चलो, तो लेट अस मेक अ ब्रीफ स्टडी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखो, आर्मी एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आर्मी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है,
देखो, कंपनी नीडेड सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेड। सबसे शुरू में जब आए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो उन लोगों को सोल्जर्स की ज़रूरत थी ताकि वो लोग अपने ट्रेड का बचाव कर सकें। लेकिन बाद में टेरिटरीज़ को बढ़ाने के लिए, बाउंड्रीज़ को बढ़ाने के लिए और रिवोल्ट्स को क्रश करने के लिए, ठीक है ना, जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, जो लोग इन लोगों के खिलाफ बोलते थे, उनकी बातों को दबाने के लिए, उनको दबाने के लिए, वॉर करने के लिए इन लोगों को आर्मी की, सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जिन इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट किया, अपने आर्मी में रखा, उनको सिपॉइज बोला गया। क्या बोला गया? सिपॉइज, SEPOYS, सिपॉइज। हाईएस्ट पोस्ट जो इंडियन सोल्जर का था वो बस एक सूबेदार का हो सकता था। मतलब इससे आगे की जो पोस्ट होगी, सूबेदार से आगे की जो पोस्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर कौन बैठेगा? ओनली अ ब्रिटिशर कैन सिट ऑन दैट पोस्ट। कोई भी इंडियन नहीं बैठ सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो ना कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है एक ब्रिटिश सोल्जर के बीच में और एक इंडियन सोल्जर के बीच में। देखो लिखा है, ऑल अदर पोस्ट हायर देन दैट ऑफ सूबेदार वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। सोल्जर्स लिव्ड कहाँ पे रहते थे? सोल्जर्स कैंटोनमेंट्स में। और उनको कौन से कपड़े पहनाए जाते थे? यूरोपियन स्टाइल क्लोथ्स। जैसे आपने 1857 का जब रिवोल्ट अगर देखा होगा, मंगल पांडे वाली फिल्म, तो उसमें आमिर खान ने कैसे कपड़े पहने रहते हैं वो लोग जब आर्मी में रहते हैं, तो यूरोपियन स्टाइल क्लोथ उन्होंने पहने रहते हैं। 3 प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। बहुत भारी भारी इलाका इन प्रेसिडेंसीज के बीच के में उसमें आता था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्मीज़ को फ्रेम किया गया। 19th सेंचुरी आते आते नंबर ऑफ टोटल इंडियन सोल्जर्स सर्विंग अंडर द ब्रिटिश हैज़ रीच द फिगर ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो सोल्जर्स थे, जो कि भारतीय सोल्जर्स थे, वो कितना बढ़ गए? लगभग 2 लाख हो गए। इस तरीके से ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को हमारे देश में डेवलप किया। इंडियन सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी जाती थी, ड्रिल्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिखाया जाता था। ठीक है, जैसे कि यूरोप में होता था, जिस प्रकार से वहाँ पे आर्मी मेंटेन की जाती थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। इंडियन सोल्जर्स को या तो ट्रेनिंग दी जाती थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी सिपॉइज देख रहे हो, इसमें यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही कपड़े ड्रेस पहने हुए हैं। चलो अब आ जाओ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया। अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही हमारे देश में एक रेगुलर पुलिस फोर्स को कंडक्ट किया, मतलब बनाना सिखाया। मेन फंक्शन क्या था पुलिस फोर्स का? इस लाइन को अंडरलाइन करिए। Lord Cornwallis is credited with the establishment of regular police force in India. Very important. चलो, मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस फोर्स वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिस फोर्स का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके लिए क्या किया गया? हर एक डिस्ट्रिक्ट को नंबर ऑफ थानाज में बांट दिया गया। देख लो ना, आज भी हमारे इंडिया में, हमारे देश में यही सेम प्रॉपर यही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो सेम वैसे ही अभी भी थानों में बांटा जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट। और हर एक थाने को किसके अंडर में रखा जाता है? कौन चार्ज होता है वहाँ का? दरोगा, जो कि हर एक थाना का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल को कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, है ना। इसको हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। चलो, और टाउन्स को किसके प्लेस में किसके अंडर में प्लेस किया गया? कोतवाल्स के प्लेस चार्ज के अंडर में। और विलेजेस वर लुक्ड आफ्टर बाय दी चौकीदार। तो चौकीदार, कोतवाल, दरोगा, थाना, है ना, ये सब आज भी हमारे देश में वैसे ही टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश यूज्ड द पुलिस मशीनरी मेनली टू परपेचुएट देयर मिसगवर्नेंस। ठीक है, हाई पोस्ट इन द पुलिस सर्विस वर नॉट अलाउड टू इंडियंस। जानते हो बच्चों, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ इतना भेदभाव किया। चाहे कोई भी इंडियन कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड है, कितना भी ज़्यादा स्किल्ड है, उसको हाई पोस्ट नहीं मिलता था। पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो हाईली करप्ट होते थे और अप्रेसिव। ठीक है, तो ये जो हमारे समाज में थोड़ा सा पुलिस के देखा जाता है कि वो करप्ट हैं और ऑपरेसिव हैं। ठीक है, ये देखो यहीं से चलते आ रहा है सब कुछ। उस टाइम पे इतना करप्शन करते थे पुलिस, और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट इन नेचर थे, लोगों को दबा के रखते थे। ठीक है, अब आ जाओ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। भाई, जो जजेस वगैरह थे, न्याय प्रक्रिया क्या थी? 1772 के बाद से ब्रिटिश ने एक नया सिस्टम ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या किया उन्होंने? लॉ कोर्ट्स को
कई कैटेगरीज में बांट दिया। ईच डिस्ट्रिक्ट बिगैन टू हैव 2 कोर्ट्स। अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे। एक क्रिमिनल कोर्ट होता था जिसको क्या कहते थे, फौजदारी अदालत। अंडरलाइन कर लीजिए, क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलते थे, यहाँ है ये फौजदारी अदालत, नीचे है, चलो कर लो ये। और सिविल कोर्ट था उसको क्या बोलते थे, दीवानी अदालत, है ना। सिविल कोर्ट्स वर हेडेड बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु वर हेल्प्ड बाय पंडित्स एंड मौलवीज। तो सिविल कोर्ट जो थे उनको कौन हेड करता था, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और कौन उसको मदद करता था उनको, इनको यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, पंडित और मौलवीज। तो पंडित जानते ही हो, हिंदू धर्म के जो महान ज्ञाता होते हैं वो पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म के जो महान ज्ञाता होते हैं मौलवीज, विद रिगार्ड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन लॉज। क्रिमिनल कोर्ट वर हेडेड बाय अ काजी एंड अ मुफ्ती। क्रिमिनल कोर्ट में कौन थे, काजी और मुफ्ती, और ये भी काम करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर। ब्रिटिश जजेस को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस होती थी व्हेन द पंडित्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ, लोकल लॉज बेस्ड ऑन वेरियस स्कूल्स ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट कॉल्ड द धर्मशास्त्रास। तो बच्चों हमेशा से हमारे जो पंडित समाज थे या फिर कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है हमारे देश में, किसी भी चीज़ को लेकर के देखते हो ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो ब्रिटिश जजेस को इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी जब पंडित जो थे वो लोकल लॉज को, कोई पंडित कुछ बताते थे, कोई पंडित कुछ बताते थे। तो इस वजह से ब्रिटिश जजेस को बहुत परेशानी होती थी न्याय प्रक्रिया को करने में। To ensure uniformity in interpretations, in 1775, British Indian government appointed 11 pundits to prepare a digest of Hindu's law. तो 1775 में इस चीज़ को हटाने के लिए इतना परेशान जो वो लोग हो जाते थे, ठीक है, अलग अलग व्यूज़ को सुन करके, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, 11 पंडितों को अपॉइंट किया ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने कहा कि आप हिंदू लॉज को हमें डाइजेस्ट करके बताओ, एक कायदे से बताओ कि वाकई में है क्या। चलो, हैविंग बीन कंपाइल्ड द डाइजेस्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ताकि यूरोपियन जजेस आसानी से उसको पढ़ सकें। और इसीलिए अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड बाई 1778। अभी 1775 तक हिंदू लॉज को कंपाइल कर लिया गया और 1778 तक मुस्लिम लॉज को। चलो, ये हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ब्रिटिश डेवलप्ड अ ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो धीरे धीरे क्या किया ब्रिटिशर्स ने, एक डेवलप किया ग्रेडेड कोर्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। अभी लोवेस्ट लेवल पे क्या होता है बच्चों, देयर वर द डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम पे क्या होता था, एट द लोवेस्ट लेवल देयर वर द डिस्ट्रिक्ट एंड रजिस्ट्रार कोर्ट्स अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये तो अभी भी हमारे देश में है। और प्रेसाइडेड ओवर बाय इंडियन जजेस, वहाँ पे इंडियन जजेस ही बैठते थे। अभी भी आप जानते हो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स हमारे देश में। जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, जुडिशरी का लेवल कितना है, 3 है। एक लोअर है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हम लोग होते हैं, फिर उससे ऊपर जाओगे तो हाई कोर्ट्स, और सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट है। अबव देम देयर वर हाई कोर्ट्स। कहाँ कहाँ पे थे हाई कोर्ट्स, इसको मैं अंडरलाइन करो, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अभी देखा ना आपने, ये बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि कहाँ पे सबसे पहले हाई कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी। और टॉप मोस्ट लेवल पे कौन था, सुप्रीम कोर्ट। चलो, हिस्ट्री रिवील्स द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। तो अभी जो लीगल सिस्टम है हमारे स्वतंत्र भारत का, तो किस चीज़ पे बेस्ड है, ऑन द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। देख लो ना ब्रिटिश लीगल सिस्टम कैसे था, सिमिलर वही कंसेप्ट अभी भी है। Even the Indian Constitution, which guides the lawmakers, is based upon the Government of India Act 1935 enacted by the British. तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, विच गाइड्स द लॉ मेकर्स, हम लोगों का जो हमारे देश की जो सबसे अनमोल रत्न है, जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर जिस चीज़ में है, वो क्या चीज़ है, वो हमारे देश की संविधान है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि लॉ मेकर्स को गाइड करता है। अब संविधान ही हमारे जो हमारे लॉज बनाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव,
लेजिस्लेटिव मेंबर्स, उनको गाइड करता है। तो वो किस चीज़ पे है? हमारा संविधान जानते हो जो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, वो उसको कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कॉपी है, बस कुछ अमेंडमेंट्स उसमें और हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाने वाले कौन थे? वो थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से बहुत कुछ लिया भी। अभी भी जो हमारे देश में अभी जो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किससे? ब्रिटिशर्स के टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ठीक है बच्चों, दिस वाज द वेरी बिग चैप्टर, इट इज़ अ हिस्ट्री इंडीड। सो वी हैव completed this. ठीक है, ग्लॉसरी यू विल स्टडी इट बाय योरसेल्फ एंड पॉइंट्स एंड ब्रीफ ऑल्सो यू विल स्टडी इट बाय योरसेल्फ, अपने आप से पढ़िएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can comment here below this video on YouTube and ask me the question. Okay, thank you.